आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। चीन के फादर ऑफ द नेशन माओ ज़ेडोंग के रिवॉल्यूशन से पहले चाइना एक तवील गुलामी के दौर से गुजरा। कभी उसके ऊपर अंग्रेज़ आके हुक्मरान बन गए तो कभी जापान वाले चाइना के ऊपर आकर बैठ गए। इसको चाइनीज़ इस सारे अरसे को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के नाम से याद रखते हैं कि हमारे ऊपर हर तरह का जुल्म किया गया, हमें ह्यूमिलिएट किया गया वेस्टर्न फोर्सेस ने और जापान ने। और ऐसी ऐसी कहानियाँ भी मशहूर हैं चाइना के अंदर कि मिसाल के तौर पर ये मशहूर है कि जापानीज सोल्जर्स जो थे वो वहाँ पर अजब से खेल खेलते थे। मतलब एक उनका खेल था कि एक मखसूस टाइम लिमिट में कौन सबसे ज़्यादा लोग मारता है, कौन सा फौजी, जापान का कौन सा फौजी कितने लोग मारता है, ये उनका खेल था कि भाई 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में सबसे ज़्यादा लोग कौन मारता है, ये खेल था उनका। और फिर ये भी हुआ कि जब 2 सोल्जर्स ने कई 100 लोग मारे और जब गिनती होने लगी कि भाई किसने कितने मारे हैं तो बीच में गिनती के दौरान झगड़ा हो गया इस बात पे कि फलां जो मुर्दा पड़ा हुआ है, एक सोल्जर कहता था इसको मैंने मारा है, दूसरा कहता था नहीं इसको मैंने मारा है। इस पे झगड़ा करते करते मुकाबला दोबारा शुरू हो जाता था कि चलो इन सबको हटाओ, दोबारा खेल शुरू करते हैं, और फिर से लोग मारना शुरू कर देते। ये भी हुआ है। ये सब चाइनीज़ जो है ना वो देख चुके हैं। फिर चीनियों के साथ क्या एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया हिस्ट्री के अंदर, वो मिलता है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। अंग्रेज़ वहाँ से उठे हैं इंग्लैंड से और उन्होंने हिंदुस्तान पे आके हुकूमत की है। और हिंदुस्तान पे जो मुसलमानों का रूल था, मुसलमानों के अंदर जो गद्दार थे उनको इस्तेमाल करते हुए वो हुक्मरान बन गए अंग्रेज़ खुद। लेकिन चीन में चीनियों की अपनी हुकूमत थी। तो जब अंग्रेज़ ट्रेडर्स इंडिया से मसाले और सारे दीगर जो चीज़ें लेकर जहाज़ भर के चाइना जाते थे, वहाँ पर सेल आउट करते थे, वहाँ पर सारा माल बेच देते थे, तो वहाँ से खाली आते थे, वहाँ से खाली आते थे। उनको ऐसी कोई कम्युनिटी मिलती नहीं थी जिसको ये दोबारा इंडिया आके बेच सके, क्योंकि मुग़लों ने मुस्लिम जो रूल था ना उसके अंदर इंडिया बड़ा मालदार मुल्क था। आप देखें ये जो ताजमहल और इस तरह की चीज़ें बनी हैं ये कोई गरीब मुल्क तो नहीं बनाता ना, ये वही मुल्क बनाते हैं जिनके पास सरप्लस में कैश हो, तभी तो इस तरह की खूबसूरत इमारतें और ये सारा कुछ बनता है। तो इंडिया बड़ा मालदार मुल्क था मुस्लिम रूल के अंदर, तो वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता था, ऊपर से एग्रीकल्चर यहाँ पर अच्छा था, तो यहाँ पर सब सारा कुछ मिल जाता था। तो अंग्रेज़ों को ऐसी कोई कमोडिटी मिलती नहीं थी जिसको वो चाइना से उठा के इधर आए और यहाँ पर बेचें बड़ी तादाद में। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने चीन के अंदर, अंग्रेज़ ट्रेडर्स ने चीन के अंदर अफीम, ड्रग्स का कारोबार करने लगे। लोगों को वहाँ अफीम प्रोड्यूस करने का कहते थे और वहाँ अफीम चाइना के अंदर भी बेचते थे और वहाँ से बड़ी तादाद में इंडिया लाके यहाँ के लोगों को भी बेचते थे। चाइना ने इसका विरोध किया और चाइना ने क्रैकडाउन किया अफीम की खेती पे। इस पे उन्होंने चीन के साथ जंग छेड़ दी अंग्रेज़ों ने, और ये कहकर जंग छेड़ी कि हाउ डेयर यू, आपने हमें कैसे रोका, हम ओपीएम अगर वहाँ प्रोड्यूस करवाते हैं तो पैसे देते हैं, कोई फ्री में तो काम नहीं करवाते, आप क्यों रोक रहे हैं हमें। अच्छा, ज़्यादातर जो अफीम था वहाँ लोकल मार्केट के अंदर ही ये लोग बेचा करते थे, इंडिया के अंदर ज़्यादा कुछ लाते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे भी उनकी एक अच्छी खासी क्वांटिटी आ रही होती थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर ड्रग्स आना शुरू हुए सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो अफीम पे जंग हो गई। इस जंग को हिस्ट्री के अंदर बड़ी मशहूर जंग ओपीएम वार के नाम से जाना जाता है। गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ओपीएम वार। अंग्रेज़ ताकतवर थे, जीत गए जंग चाइना से, और चाइना दुनिया भर में अफीम की प्रोडक्शन का फिर मरकज़ बन गया। इनकी जनरेशन्स को ख़राब किया गया इस नशे पे, ड्रग्स की आदत लगा दी गई इनको। तो माओ ज़ेडोंग का जो इनकलाब था ना, इसमें चीनियों के अंदर असल में एक गुस्सा था कि जब हमने किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया, हमने किसी मुल्क के अंदर फ़ौजें नहीं घुसाई, तो ये सारे कभी वेस्टर्नर्स आ जाते हैं, कभी जापानीज इधर आके जुल्म क्यों मचाते हैं भाई। भरपूर पब्लिक सपोर्ट माओ ज़ेडोंग को चाइनीज़ नेशनलिज्म के नाम पे मिली और वो चाइना को आज़ाद कराने में कामयाब हो गए। इंडिया और पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ है चाइना, ये याद रहे। ये दोनों मुल्क जो है ना लड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन इनके बाद चाइना आज़ाद हुआ है और देखें कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है।
एक और भी मुल्क था जहां जापान की फौजों का कब्जा था और वहां भी इनके जुल्म के किस्से आज तक मशहूर हैं, और उस मुल्क का नाम था यूनाइटेड कोरिया। ये वो ज़माना है जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक ही मुल्क हुआ करते थे। इस पे आके जापान ने कब्जा कर लिया था। जापान कभी बहुत बड़ी फोर्स था, बहुत बड़ी ताकत था। बहरहाल जिन्होंने कोरिया पे कब्जा कर रखा था, अलबत्ता बाद में ये जो नॉर्थ वाले हिस्से थे ना इनके कोरिया के, ये एंटी यूएस, एंटी वेस्ट, एंटी जापान बन के अलग मुल्क के तौर पर सामने आ गए, और साउथ वाले कोरिया बन के सामने आ गए। लेकिन साउथ वालों के अमेरिका के साथ तो शानदार रिलेशंस थे, लेकिन जापान के साथ इनके रिलेशंस ख़राब रहे। लेकिन अब वो डेकेड्स पुराने ख़राब रिलेशंस इनके अमेरिका की वजह से दोस्ती में बदलने लगे हैं। देखें, दुनिया तब्दील हो रही है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, दुनिया तब्दील हो रही है। ये जो ख़राब रिलेशंस थे इनके, कि कोरियंस कहते थे आपने हमारे बंदे मारे, आपने हमारे ऊपर हुकूमत की, ये सब कुछ किया, जापानीज़ को कहते थे, अब ये दोबारा दोस्ती में बदल रहे हैं। और अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में साउथ कोरिया, जापान एक बड़े प्लेयर्स बन के उभर रहे हैं। दोनों एंटी चाइना प्रो अमेरिका मुल्क हैं, और दोनों को अमेरिका चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन पे डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए अल्टरनेट के तौर पर लॉन्च करना चाहता है। ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया गया है क्वाड के अंदर, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। 2 रोज़ बाद, आज से 2 रोज़ के बाद एक बड़ा इवेंट होगा स्पेन के शहर मैड्रिड में। नेटो इजलास होने जा रहा है। कौन सा नेटो अलायंस? जिसको रूस के खिलाफ बनाया गया था। उस वक्त सोवियत यूनियन था, रशिया सोवियत यूनियन कहा जाता था इस रीजन को, बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था। इसको तोड़ने के लिए नेटो को यूज़ किया गया था, लेकिन फिर इस अलायंस को जब सोवियत यूनियन टूट गया तब भी जिंदा रखा गया कि कल को दोबारा अगर रूस ने उठने की हिम्मत की, जुर्रत की, तो दोबारा इसको कुचल के रख देंगे नेटो के ज़रिए। तो इतने सालों तक उन्होंने ऐसे ही बिना किसी थ्रेट के नेटो को पाले रखा अमेरिकन ने, कि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसका इजलास होने लगा है स्पेन के अंदर 2 रोज़ के बाद 28 जून को। लेकिन मित्रों, इसके अंदर ये सारे नेटो वाले तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जापान और कोरिया को भी इनवाइट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया गया है, न्यूजीलैंड को भी इनवाइट किया गया है। अब देखें, यूक्रेन की वजह से फिनलैंड और ये सारे नेटो के मुल्क जो हैं वो तो समझ में आ रहा है कि इनको क्यों इनवाइट किया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इनका क्या ताल्लुक है नेटो के साथ भाई? किधर नेटो, किधर ये सारे मुल्क, इनका क्या ताल्लुक है? जापान और ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड के मेंबर है ना, और साउथ कोरिया तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो फिर ये क्या करेंगे नेटो में जाके? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको क्यों बुलाया गया है? नेटो के अंदर नॉर्मली नहीं बुलाया जाता बाहर के मुल्कों को, नेटो को ही बुलाया जाता। कभी कभी बुला लेते हैं, कभी ये यूएन को बुलाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक को बुलाते हैं, कभी दूसरों को बुला लेते हैं, लेकिन इस वक्त इनको बुलाना, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो क्यों बुलाया गया? इसका जवाब आपको चाइना के उस इल्ज़ाम में मिलेगा कि क्वाड असल में नेटो ही है। दिस इज एशियन नेटो। चाइनीज एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं, मुसलसल कहते रहते हैं कि आगे चल के ये सारे ब्लॉक्स ग्लोबल थ्रेट्स को मिल के काउंटर करने के नाम पे मिला के एक ब्लॉक बनाया जा सकता है, और एक पावरफुल प्रो यूएस ग्लोबल मिलिट्री अलायंस बनाया जा सकता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की दुनिया पे गिरती हुई हुकूमत को मजबूत करना होगा। यूरेशियन टाइम्स लिख रहा है कि बाइडेन इन्वेस्टिंग बिग इन रीबिल्डिंग जापान साउथ कोरिया टाइज एज चाइना चैलेंजेस ग्लोबल ऑर्डर इन दी इंडो पैसिफिक। ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चाइना धपड़दूस करने वाला है, बल्कि कर रहा है ऑलरेडी। तो इसको बचाने के लिए बाइडेन इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टिंग बिग। एक नए बड़े अलायंस की अटेम्प्ट होने लगी है दुनिया के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है इट वॉन्ट वर्क। अब सुनने में ये बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है कि कमाल हो गया, इस तरह करते हैं ना, चलो इस तरह काउंटर कर देंगे चाइना को, रशियन को, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इट विल वर्क, क्योंकि इसके अंदर शामिल मुल्कों के आपसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही ऐसे हैं कि वो इस बड़े अलायंस की जो अफादियत है उसको ख़त्म कर देंगे, इसके फ़ायदों को ख़त्म कर देंगे। खुद नेटो के अंदर मुझे बताएं, जो नेटो के मुल्क हैं, क्या रशिया यूक्रेन जंग पे एक हैं? एक नहीं है, अलग अलग सोच रखते हैं। तो चीन के खिलाफ कहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं? अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद मुझे बताएं कितने मुल्कों ने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद किया? यूरोप के अंदर कितने मुल्क ऐसे हैं जो कि रशिया के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई के हक में?
अमेरिकन कितने अलाइज हैं, इतने कितने ऐसे मुल्क हैं जो कि अमेरिका की बात मान रहे हैं कि डाउनग्रेड अपने ट्रेड रिलेशंस करेंगे, रशिया नहीं कर रहे। अच्छा, कितने मुल्कों ने लफ्जी तौर पर, ऐसे ज़बानी तौर पर कंडेम करने के अलावा इससे आगे बढ़ के रशिया को कोई नुकसान पहुंचाया है? कितने मुल्क हैं? तो ये एक मुझे लग रहा है कि नाकाम किस्म की अटैम्प्ट होगी जो कि अमेरिका करने जा रहा है। और स्पेन में जो नेटो समिट होने जा रही है, इसमें चीन के खिलाफ मुझे लग रहा है कि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल करने में नाकाम रहेंगे।